आपको टॉपर्स में रहना है। आपको 93, 94, 95, 99% डीयू में आजकल 99, 98 से नीचे एडमिशन मिलते मेरा भी 2024 में सिलेक्शन हुआ था एसएससी सीजीएल के थ्रू। 23 वाला एग्ज़ाम था। मैं चंडीगढ़ में एज टैक्स असिस्टेंट वर्किंग हूँ कस्टम्स में। फिर अभी फ़िलहाल मैं एनडीटीवी में अभी जॉब कर रहा हूँ। सारी नॉलेज आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी, आपको दूर जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं हूं सोनू नागर और आप देख रहे हैं रैपिड 24। इस समय मैं बैठा हुआ हूं बिलासपुर कस्बे में और मेरे साथ मुकेश जी हैं जो धनवीर फाउंडेशन चलाते हैं, मीनाक्षी हैं और शिवा हैं। मीनाक्षी और शिवा मुकेश जी के स्टूडेंट्स हैं। इनसे कुछ बात करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो पढ़ाई आप करते हैं, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें किस तरीके की मेहनत लगती है, किस तरीके का संघर्ष चाहिए होता है। क्योंकि मैं आप तक पहले भी पहुंचा चुका हूं मुकेश जी की बात कि वो धनवीर फाउंडेशन चलाते हैं और एक ऐसा एनजीओ जो बहुत मतलब बिना पैसों के एक तरीके से जो प्रतिभा को बढ़ावा दे रहा है। इस तरीके के जो लोग हैं उनकी मैं सराहना भी करता हूं और चाहता हूं कि वो और आगे तरक्की करें। मीनाक्षी उनकी स्टूडेंट हैं, शिवा हैं, उनसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है। भैया आपका भी स्वागत है। मेरे कुछ सवाल आपसे रहेंगे और मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर ये जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि जो नए जो बच्चे हैं जो अभी यंग एज में हैं, अभी हाल ही में मैं आपको बताऊँ तो कल परसों का एक केस है शारदा यूनिवर्सिटी का। एक बच्ची ने सुसाइड कर ली, टीचर द्वारा प्रेशर बनाया गया या फिर उस पर प्रेशर झेला नहीं गया। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ना, जो बच्चे हैं वो पढ़ाई को इस तरीके से ले रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन है, या मतलब क्योंकि अगर कुछ समय पीछे की जब बात करें तो पढ़ाई के नाम पे इतनी पिटाई भी होती थी कि अब वो मुझे नहीं लगता कहीं पिटाई होती भी है। आप तो अच्छी तरीके से जानते होंगे वो समय था। तो अभी ये जो प्रेशर है इसको किस तरीके से हटाया जाए, सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया है। इसका जो बेस है वो हम एक सिंगल बेस नहीं बोल सकते। इसे कॉम्प्लेक्स ऑफ सिचुएशंस, वो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती हैं जिससे बच्चा गुजर रहा होता है। डेफिनेटली पढ़ाई का प्रेशर तो होता है। आगे जब बच्चा स्टडी शुरू करता है तो उसको बोला जाता है कि आपको कुछ बन के दिखाना है, आपको टॉपर्स में रहना है, आपको 93, 94, 95, 99% डीयू में आजकल 99, 98 से नीचे एडमिशन्स नहीं हैं। वो प्रेशर पेरेंट्स में भी आता है, वो पास ऑन करते हैं बच्चों को। तो एक कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रेशर्स आर देयर और इस प्रेशर के भी ना अलग अलग स्टेजेस हैं, स्टेटसेस हैं। कैसे एक बच्चा जो बहुत गरीबी में जी रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है और कहीं पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास बहुत सारी उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसकी फैमिलियल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी बहनें हो सकती हैं बहुत सारी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि उसको जिस हॉस्टल में या जहाँ वो जाके पढ़ना चाहता है वहाँ वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इधर हायर लेवल पे कंपटीशन डिफरेंट हो जाता है। पेरेंट्स बोलते हैं आपको टॉपर्स नहीं बने रहना, नीचे नहीं आना। सो दे आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रेशर। उसको हमने और कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लेक्स कर दिया। तो ये दे आर मल्टीप्लिसिटी ऑफ रीजन्स। अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं कि ये जो बच्चे प्रेशर लेते हैं और जो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं वो एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। आपका जो व्यू है ये ठीक है और ऐसा मतलब है भी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस समय। और जैसा कि आपने बताया कि 98, 99 पे भी पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि 98 पे भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो मतलब आप उसमें भी टॉपर नहीं है। तो मीनाक्षी जी, मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी फ़िलहाल कहाँ वर्किंग हैं और क्या कर रही हैं? मेरा भी 2024 में सिलेक्शन हुआ था एसएससी सीजीएल के थ्रू। 23 वाला एग्ज़ाम था। मैं चंडीगढ़ में एज टैक्स असिस्टेंट वर्किंग हूँ कस्टम्स में। और बाकी मैंने एग्ज़ाम्स तो बहुत दिए थे, जो भी यूपीएससी के भी दिए, यूपीएससी सीएपीएफ, सीडीएस, देन सीपीओ भी दिया। सारे एग्ज़ाम्स मेरे हुए हैं और फाइनली मैंने एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन लिया है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ धनवीर फाउंडेशन से में जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं। क्योंकि ऐसा है, मैं बड़ा क्लियर रहता हूँ इस मामले में। मैं मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मैंने देखे हैं, वहाँ पे वो एक मोटी फ़ीस जो चार्ज करते हैं बच्चों से
क्योंकि हर पेरेंट्स जो है वो नहीं कर पाते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर पढ़ाई अमीरों के लिए रहेगी तो फिर उसका मतलब गरीब तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा ऊपर तक। तो इस धनवीर फाउंडेशन से आप जुड़ी हुई थी, तो यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में? मैंने भी दिल्ली से ही पढ़ाई की है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी दौलत राम कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की। देन उसके बाद यहाँ पे आई मैं, कोविड में ही मेरा यहाँ पे आना हुआ था। तो फादर ने बोला बीएड कर लो, तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ डिफरेंट करना है, मुझे सिलेक्शन लेना है तो सिविल सर्विसेज और इधर एसएससी का तो मुझे नाम भी नहीं पता था। देन फादर ने बोला कि आप जहाँ से बीएड करोगे वहाँ पे ही सामने धनवीर फाउंडेशन करके, वहाँ पे सर है मुकेश भाटी सर, वो उसकी यूपीएससी की कोचिंग दे रहे हैं, तो आप एक बार जाके देखो वहाँ पे। मुझे लगा कि पढ़ाई तो दिल्ली में ही होती है, यहाँ क्या पढ़ाई होगी, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती। तो मैंने फ़र्स्ट डे आके देखा यहाँ पे, तो मैंने जो लेवल देखा, ठीक है, फर्स्ट क्लास मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देन सेकंड क्लास, उसके बाद मैंने डिफरेंस नोटिस किया कि वहाँ भीड़ जा रही है और यहाँ क्रीम आ रही है। तो बेसिकली वही था कि सारी नॉलेज आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी, आपको दूर जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। बस एक बार वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाए तो आपको यहाँ से बाहर कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। जीएस के लिए चाहे वो मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप उठा सकते हो कि सब चीज़ों को इतना इंटरेक्टिव तरीके से, बिल्कुल एकदम बेस से लेके ग्रास रूट लेवल से लेके और आज तक करंट तक सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मतलब मुझे जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ से धनवीर फाउंडेशन से जीएस कंप्लीट करने के बाद मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे नहीं फील हुआ कि मुझे दिल्ली जाना है या किसी बाहर दूसरे कोचिंग सेंटर में। मुझे ये पता था कि यहाँ से करने के बाद मैं खुद से कुछ भी कर सकती हूँ। जब मैंने यहाँ पे देखा तो किसी भी फील्ड में मैं गई, किसी कोई भी एग्ज़ाम दिया, डिफेंस का दिया मैंने, देन उसके अलावा सीएससी मैंने एक ही बार अटेम्प्ट किया है जो कि मुझे अभी करना है, मैंने एसएससी दिया, सारे एग्ज़ाम्स निकले हैं। शिवा भाई, आपसे बात करेंगे, आप अभी क्या कर रहे हैं और यहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं अभी एनडीटीवी में उनका सोशल मीडिया डिपार्टमेंट हेड हूँ। तो मेरा एनडीटीवी में सिलेक्शन ऐसे हुआ था कि 2025 का मैंने प्री दिया था, तो मैं रिज़ल्ट का वेट कर रहा था, उसमें थोड़ा टाइम था, तो मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। मेरे को कॉल आया, तो मैं जब देने गया तो उन्होंने मुझे 5 टॉपिक दिए थे। इस पर बोला था किसी 3 पे आप आर्टिकल लिखिए। तो मुझे, और तो मेरे साथ कुछ और मतलब 10-12 लोग और भी थे, तो जो मैंने क्वेश्चन देखे वो मेरे जीएस से एकदम मैच कर रहे थे। तो मुझे तो तुरंत पता चल गया कि इसमें क्या क्या करना है। इसका मुझे फॉर्मेट भी पता था क्योंकि प्रैक्टिस इतनी थी मेरी। तो मैंने सबसे पहले, अब एक कन्फ्यूजन और था कि मुझे हिंदी में लिखना है इंग्लिश में लिखना है, मैं उसमें भी कन्फ्यूजन है। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा। सबसे पहले लिखा, सबसे पहले दे भी दिया। वो जो सर थे इंटरव्यू ले रहे थे वो भी चौंक गए कि अरे इतनी जल्दी हो गया। मैं हाँ सर प्रैक्टिस है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो ये जो एक्सपर्टीज़ है जो मेरी हुई थी, जो इतनी जल्दी मैंने क्वेश्चन को अडेप्ट कर लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसका आंसर भी निकाल लिया, तो वो इसलिए हुई थी क्योंकि उसके सालों की उसके पीछे एक मेहनत थी जो यहाँ पे आके धनवीर फाउंडेशन में जो मेरी कोचिंग हुई थी उसी का ही नतीजा था। तो सबसे पहले जो मैं धनवीर फाउंडेशन के मतलब मेरे को पता चला, वो मेरे पापा और सर मतलब एक ही जानते थे एक दूसरे को। सर ने जैसे ही कोचिंग स्टार्ट करनी शुरू की तो मुझे उसके बारे में पता चला। सर ने मुझे बुलाया, बोला कि आ जाओ एक बार क्लास करके देखो, एक बार कैसा लगता है, तुम इंटरेक्ट करो। तो मैं आया, मैंने देखा और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ अलग चीज़ है, कुछ इंटेलेक्ट मतलब बहुत ही इंटेलेक्चुअल जो होता है ना चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट को एक डीप में जाके पढ़ रहे हो, आप समझ आ रहे हो कि ये दुनिया कैसे चलती है, उसके पीछे जो डिप्लोमेसी होती है वो क्या होती है। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चला, मेरा इंटरेस्ट भी इसमें था। तो मेरे को लगा मुझे एक बार इसको ट्राई करना चाहिए। उस टाइम मैं 2021 में जो पहला बैच था, मीनाक्षी जी भी मेरे साथ थी। तो उस टाइम मैं सेकेंड ईयर में था अपने कॉलेज के। तो मैं बस ऐसा था कि चलो ठीक है मैं करता हूँ, पर इसको बहुत ज़्यादा सीरियस, उस टाइम पे मैं इतना मैच्योर नहीं था सोच में, तो मैंने उस टाइम इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन मैंने जो भी सर टारगेट्स देते थे वो मैं कोशिश करता कि पूरा करके आऊँ। मेरा ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने डेडिकेटेड इसी को ही सब कुछ मतलब अपना पूरा टाइम इसी को दिया। ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हुई मेरी। मैंने उसी टाइम से शुरू किया पेपर, मतलब पढ़ाई शुरू की अच्छे से। सर वीकली सैटरडे संडे क्लास लेते हैं। मैं सर के साथ दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली से मैं इधर आता था, सैटरडे संडे यहाँ क्लास करता था। सर पूरे वीक का सिलेबस देते थे कि ये टारगेट है तुम्हारे।
मेरा जन्म तो वैसे उड़ीसा में हुआ था जी, लेकिन मैं पला बड़ा मतलब मेरी एजुकेशन सब पढ़ाई लिखाई सारी दिल्ली में ही हुई थी। तो मैं दिल्ली के बड़े बड़े नामचीन जो कोचिंग है उसको छोड़ के मैं यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि मुझे जो मैंने पहली दूसरी तीसरी क्लास की तो मुझे फ़र्क साफ साफ पता चल गया था कि हाँ ये कुछ अलग कर रहे हैं, ये कुछ डिफरेंट है, प्लस इंटरेक्टिव है। सर ये भी नहीं कहते कि कोचिंग है, सर तो हमेशा कहते हैं इंटरेक्टिव है। ग्रुप पे भी जब कहते हैं इंटरेक्टिव क्लास होगी, क्योंकि हम सब जो भी हैं सर और हम सब बच्चे ही इंटरेक्ट करके सारे क्लासेस करते हैं। तो 2022 से मैंने शुरू किया। 2022 से पूरा साल मेरे को, क्योंकि वास्ट सिलेबस है, हर चीज़ को इतने सारे सब्जेक्ट है, उस सब को करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। तो सर की ब्लेसिंग थी, सर का हाथ था, सब कुछ मेरा सर ने मतलब नोट्स भी सर के ही थे, मेरे को नोट्स खुद से बनाने भी नहीं पड़े, क्योंकि और हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो जो भी बच्चे जो लोकल एरिया के बच्चे हैं उनको इंग्लिश में दिक्कत होती है, सर के पास है इंग्लिश हिंदी दोनों के नोट्स है, एकदम एब्सोल्यूट एकदम परफेक्शन। किसी मतलब उसके आगे बाहर से तो कुछ आते हैं, आने का मतलब आपको पढ़ने का भी मतलब टाइम नहीं मिलेगा कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है, इतने अच्छे हैं। और मैं इतना मतलब कुछ सब जैसे ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है वो इतने अच्छे से मेरा हो गया था कि मैं कहीं और दूसरे से उस वेबसाइट या फिर किसी से देखता भी नहीं था। मैप्स वगैरह ये सब इन सब को मेरा मतलब फिंगर टिप्स पे करवा दिए थे सर ने, हर एक कंट्रीज हर एक उसके कैपिटल। और 2024 में मेरा प्री निकला, मैंने मेंस दिया, उसके बाद 25 में दोबारा किया मैंने, फिर अभी फ़िलहाल मैं एनडीटीवी में अभी जॉब कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया आपका ये जो एक्सपीरियंस है तो मुझे लगता है और भी बच्चों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रहेगा। कि सर मेरा सर आपसे एक सवाल रहेगा कि अब जैसे इन्होंने बताया, शिवा ने बताया कि इन्होंने एग्ज़ाम दिया अभी और उसके साथ भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को इस चीज़ में मतलब इतना ढाल देते हैं कि वो डिप्रेशन में कहीं ना कहीं वो चले जाते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट मेड फॉर इट। एक कहावत है कि अगर आप हर आदमी हर चीज़ के लिए नहीं, हर काम नहीं कर सकता, तो कुछ बच्चे होते हैं वो ज़िद इतनी पकड़ जाते हैं कि बस ये नहीं तो कुछ नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे और मतलब अपने तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे? एक बचपन से या एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके उनके दिमाग में एक टारगेट बन जाता है, एंड आई सो मच इम्प्रेस्ड विद दैट कि उनको उसके अलावा कुछ नज़र आता नहीं है। एक फोकस कर लेते हैं, एक टारगेट बना लेते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं तो जब किसी को जब भी सजेस्ट करता हूँ, मेरे सामने जो ऐसे ये 2 बच्चे मेरे सामने आए हैं ऐसे। एक बच्चा मैं नहीं कहूँगा कि वो किसी कैपेबिलिटी में मैं क्वेश्चन नहीं करता, बट मुझे उसको देखने से लगता था कि वो सिविल सर्विस नहीं कर पाएगा। वो मेरे पास 3 साल से आया हुआ बेटा, मैं उसको हर साल बोला कि बेटा सेकंड ऑप्शन यू मस्ट हैव। ये लोग समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ दोनों बच्चे बैठे, वो समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने उसको बैलेंस करने के लिए बोला हमेशा, आपका क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली मैंने दे दिया है कि आपको बैलेंस करना, आपको अपनी कैपेबिलिटी पता होना चाहिए, आपको अपना लेवल पता होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिवली और एक बहुत सुलझे हुए तरीके से देखना 2 अलग बात है। आई थिंक वो उसकी समझ आपको होनी चाहिए, या आपको एक प्रॉपर अच्छा गाइड मिलना चाहिए उसके लिए, तभी आप बैलेंस। लाइफ में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अब अपनी चर्चा को विराम दूंगा यहाँ, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये अब जो बैचेज़ है आपके कब से कब तक चलते हैं, ये इसका थोड़ा सा आप बता सकें, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं अगर वो यहाँ आपके साथ जुड़ना चाहें तो कब से कब तक आपके बैचेज़ जो हैं वो चलेंगे? जो बैच होगा एक्चुअली हम कंडक्ट करते हैं सैटरडे संडेज को, जिससे कि जो वर्किंग है और जो करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी वर्किंग हैं जिनके पास टाइम है और वो टाइम होने के बावजूद भी अफोर्ड भी नहीं कर पाते। कई बार टाइम, पैसा भी अफोर्ड कर लेंगे तो टाइम नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो जॉब कर रहा है वो शायद दिल्ली ना जा पाए, बट उसे एक स्टैंडर्ड चाहिए। कोचिंग तो बहुत है लेकिन एक स्टैंडर्ड, हम कोशिश करते हैं एक स्टैंडर्ड देने। एक जो बाकी जगह जो कोचिंग्स जो लोग समझते हैं कि वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं, नहीं, मैं तो मानता हूँ हम स्टैंडर्ड में, वी आर स्टैंडर्डाइज्ड। जीएस का जो स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं, कोई और शायद करे तो मैं मान लूँगा कि हाँ। तो
ऐसे लोग, उनके लिए हम सैटरडे संडे ही रखते हैं कि दे शुड कम ऑन सैटरडे संडेज। इसलिए बैच 16th को एक्चुअली संडे है, बट 17th को जन्माष्टमी है, तो मंडे को जन्माष्टमी है, नहीं तो सैटरडे को 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त हमने स्टार्ट नहीं किया इसलिए सैटरडे को। ये स्टार्टिंग ऑन 16th संडे, मंडे की छुट्टी है, और बाकी दिन हमेशा सैटरडे संडे होता है, जिससे छुट्टी यूटिलाइज कर सकें और उनको भी चांस मिल सके जो एटलीस्ट दे आर ऑन जॉब। बाकी तो जो बच्चे हैं वो तो कभी भी टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन जो लोग उलझे हुए हैं दे शुड ऑल्सो कम। अगर हम किसी के टैलेंट को नकारना नहीं चाहते, यू नेवर नो कि टैलेंट कहाँ छुपा हो सकता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अगर आप यहाँ गौतम बुद्ध नगर के आसपास रहते हैं तो एक बार धनवीर फाउंडेशन जो है वो देखें, क्योंकि मैंने जब इनसे एक दो बार बात की है तो जाना है किस तरीके से जो आजकल के ज़माने में जो पढ़ाई है वो इतनी महंगी है, और आप के अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको आप निखारने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।